Hello friends, I am Dr. Ashish Patel, consultant proctologist. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्यों पेशेंट को पित्त के थैली के ऑपरेशन के बाद ब्लोटिंग होना, गैस बनना आदि की दिक्कत चालू हो जाती है, और क्यों पेशेंट जो है पित्त के थैली के ऑपरेशन के बाद पाइल्स आदि की बीमारी से सफ़र करता है। तो सुनते रहिए हमारे इस वीडियो को। और हमने फर्स्ट पार्ट पे हमारे पार्ट 1 में हमने देखा था कि पित्त के थैली का ऑपरेशन कैसे होता है, दूरबीन के द्वारा हमने एनिमेटेड वीडियो में समझने की कोशिश की थी। उसी का ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि पित्त के थैली के निकल जाने के बाद पेशेंट को क्यों पेट में ब्लोटिंग होना, गैस बन जाना और पाइल्स, फिशर आदि की दिक्कत होने लग जाती है। तो चालू करते हैं हमारे इस वीडियो को। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की समस्या है उसके बारे में हम जो यहाँ पर डिस्कस करते हैं और नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। अक्सर देखने को मिलता है ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि सर हमने अभी कुछ दिन पहले पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और उसके बाद हमें जो है पेट में गैस की शिकायत हो रही है, या फिर उसके कुछ दिन बाद मुझे पाइल्स, फिशर आदि की दिक्कत चालू होने लग गई है। मेरा मोशन जो है ठीक से होता नहीं है, कभी हार्ड हो जाता है, कभी लूज हो जाता है, या कई बार मोशन ठीक से होता है उसके बाद भी पेशेंट को कई बार पाइल्स, फिशर की सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है, पेशेंट जो है क्यों इसी से सफ़र करता है? तो इसके बारे में जो सबसे कॉमनेस्ट जो कॉज है, इसको हमको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में पित्त की थैली का काम क्या होता है। जो पित्त की थैली होती है वहाँ से पित्त रस जो होता है वो पित्ताशय से निकल करके हमारे इंटेस्टाइन में आता है, और वहाँ पर आ करके हमारे खाने का पाचन करता है। जो हमारी फैटी फूड होती है, जो ऑयली फूड होती है, उसको पचाने का काम करता है। जितने भी हम खाना खाते हैं जो एसिड होते हैं, जो बेसिक जो पित्त रस का जो पीएच होता है वो 7.6 से लेकर के 8.8 लगभग होता है। जो पीएच बेसिक और एसिड 2 टाइप का होता है, उसमें ये जो पीएच होता है वो बेसिक होता है, और जो हम लोग खाना खाते हैं वो एसिडिक नेचर होता है। तो जो पित्त रस है वो एसिड और बेसिक दोनों को मिल करके ये जो है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो जिन पेशेंट में पित्ताशय का ऑपरेशन हो जाता है उनमें ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। उनका जो एसिड, जब पेशेंट जो है ज़्यादा प्रेफर स्पाइसी फूड करता है, अगर ज़्यादा ऑयली फूड खाता है, उसके चलते क्या होता है कि उसका जो एसिडिक जो है नेचर जो है गट में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में बढ़ जाता है, जिसके चलते पेशेंट को ज़्यादा पेट में गैस बन जाना, ब्लोटिंग होना इत्यादि की दिक्कत होने लग जाती है, और उसका डाइजेशन ठीक से नहीं होता है। तब जाके पेशेंट को लगता है कि मुझे मोशन की जगह पेन हो रहा है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, या फिर हार्ड स्टूल हो रहा है, और यही जो जितने भी सिम्टम्स है ये सब जाकर के बाद में लेटर ऑन पाइल्स, फिशर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए जो उनको ये दिक्कत ना हो? पाइल्स, फिशर आदि से बचाव के लिए जो पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी वाले पेशेंट है, जिनकी पित्त की थैली का ऑपरेशन हो चुका है, ऐसे पेशेंट को अपने खान पान में क्या सुधार करना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल में क्या सुधार करना चाहिए, इसके बारे में हम जो है जानते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी है फर्दर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की जो दिक्कत हो रही है, या आपको गैस बन रहा है, या आपको जो है पेट में दिक्कत हो रही है, उसको जो है आपको जो है बचा सकता है। तो हम पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद या पित्त की थैली के निकल जाने के बाद पेशेंट को कैसा खाना खाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेशेंट अगर जान लेगा तो उसे जो है जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं होगा। तो सबसे पहले पेशेंट को जो है खाने के टाइम पे ज़्यादा स्पाइसी फूड प्रेफर नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को ऑयली फूड, जंक फूड जितना कम से कम हो सके उतना ही खाना चाहिए। पेशेंट को पार्ट में खाना चाहिए, थोड़ा खाना जो है बार बार खाना चाहिए, एक साथ इकट्ठे खाना नहीं खाना चाहिए। पेशेंट को प्रेफर करना चाहिए कि ज़्यादा फाइबरस फूड खाएं, जो है दही, छाछ, ये सब पेशेंट को लेना चाहिए, नींबू पानी ये सब पीना चाहिए पेशेंट को। ज़्यादा करके जो पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनको ज़्यादा जंक फूड या फिर ऑयली फूड या फिर स्पाइसी फूड जिनको खाने की आदत होती है, ऐसे पेशेंट को ही जो है पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी या फिर पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद ये सब दिक्कतें ज़्यादा होती है।
तो पेशेंट को एकदम दिमाग में ये चीज़ बसा लेना चाहिए कि मैं अगर ज़्यादा स्पाइसी फूड खाऊंगा तो मुझे पेट में ज़्यादा गैस बनेगा, मुझे ब्लोटिंग होगी, मुझे दिक्कत होगी। तो पेशेंट को ये खाना प्रेफर नहीं करना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंट का लाइफ स्टाइल। पेशेंट अगर लेट सोता है, लेट तक उठता है, उसका जो उसकी दिनचर्या है वो अगर बैलेंस नहीं है, वो अगर कंट्रोल में नहीं है, तो ये दूसरा एक बड़ा कारण होता है कि पेशेंट को ज़्यादा पेट में गैस बनता है। पेशेंट अगर लेट नाइट तक जगता है, लेट नाइट खाना खाता है और इधर दिन में जो है लेट में उठता है, ये सब अगर पेशेंट के लाइफ स्टाइल में है तो डेफिनेटली उसको दिक्कत होने लग जाती है। तो जिनका ऑपरेशन हो चुका है पित्त की थैली का, उनको स्पेशली अपने उठने का, सोने का, अपने खाने का, ये सब चीज को स्पेशली टाइमली करना चाहिए। अगर ये चीज फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनको कम से कम उनके पेट में एसिडिक बनेगा और उनको दिक्कत कम से कम होगी। तीसरा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका पित्त की थैली का ऑपरेशन हो चुका है, ऐसे पेशेंट को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उनको स्ट्रेस के कारण भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, पेशेंट को अनिद्रा, है ना, ये सब प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो पेशेंट अगर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये दो तीन चार जो कारण मैंने बताए हैं, खाना, अपना लाइफ स्टाइल, अपनी जो मानसिकता जो है, अपनी जो ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, पेशेंट को ज़्यादा योगा, है ना, अपना एक्सरसाइज, इस सब चीज़ में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर पेशेंट ये सब चीज़ फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसको जो है पेट संबंधित जो प्रॉब्लम है वो कम से कम होगा उसको। अगर ये पेट संबंधित जो कम से कम उसको प्रॉब्लम होगी तो उसे जो है पेशेंट को कम से कम जो है उनको एसिडिटी की दिक्कत होगी, उनका लाइफ स्टाइल जो है ठीक रहेगा, तो पेशेंट को कम प्रॉब्लम होगी। और पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, जो हो सके पेशेंट को साइकिलिंग, जिमिंग, जो पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर ये सब पेशेंट फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसको कम से कम प्रॉब्लम होगी।